दोस्तों ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें कि प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में पूरा कवर कर दिया था। लेकिन इस पार्ट 2 को आप विशेष तौर पर देखिएगा क्योंकि सिकंदर महान से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दें ताकि आपके सहपाठियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी कुछ हद तक बात की थी, लेकिन पूरी तौर पर हम आज इस वीडियो में अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में इसकी पूरी कहानी को कवर करेंगे। दोस्तों ये है हमारा आज का पार्ट 2। अलेक्जेंडर ग्रेट, इसको सिकंदर महान भी कहा जाता है। इसके पिता अभी ये हमारे प्राचीन भारत में आया नहीं था। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अभी हम इसके थोड़े से कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकेंड, जो कि 359 बीसी में किंग ऑफ मैसिडोनिया यानी कि मैसिडोनिया का शासक बना था। ठीक है, 359 बीसी। हम बात कर रहे हैं नंद वंश से थोड़ा सा पहले की बात, जो कि हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात थी। उसमें हमने उस चीज़ को कवर किया। आप पुराने वीडियो जरूर मेरे देखें। ओके, फिर फिलिप सेकेंड की हत्या कब कर दी गई थी? 329 बीसी में। और दोस्तों जैसे ही 329 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह से पहले के साल ईसा पूर्व में, जैसे ही 329 में इसकी हत्या की गई, उसी समय अब ये लगा कि बिना शासक के एक राज्य खतरे से खाली नहीं होता है, उस पर सभी लोगों की नज़र आ जाती है। तो वहाँ पर यह हुआ कि सबसे पहले यहाँ का शासक नियुक्त किया जाए। वहाँ पर कोई नज़र में नहीं था, लेकिन जो उत्तराधिकारी होता है उसी को शासक बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो उसका पुत्र सिकंदर था, उसकी उम्र केवल 20 साल थी, और 20 साल की अल्प आयु में क्या शासक बनाना ठीक होगा? तो काफ़ी राज दरबार में सब चर्चाएं होने के बाद इस पर मोहर लगी कि 20 वर्ष का शासक होना फिर भी बेहतर है, बजाय इसके कि उस राज्य का कोई शासक ही ना हो। तो इस उहापोह की स्थिति में सिकंदर द ग्रेट को 20 वर्ष की अल्पायु में ही मैसिडोनिया का शासक बना दिया गया, जो कि फिलिप सेकेंड, जो कि उसके फादर थे, उसका उत्तराधिकारी था। तो अब सिकंदर महान को 329 बीसी में मैसिडोनिया का शासक बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। वहाँ पर उसने 4 सालों में काफ़ी युद्ध किए। यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कवर किया था कि 329 और 6 बीसी में उसने डैरियस थर्ड को भी हराया था। उससे 326 बीसी से डैरियस थर्ड को भी हरा के वो फिर भारत में उसने एंट्री की। तो भारत में एंट्री करने से पहले वो काफ़ी राजाओं को हरा चुका था अपने ही शासन में, अपने ही यूनानी शासन में। ये एक यूनानी शासक था, तो ये कहानी यूनान की है। उसके बाद सिकंदर को ये भी पता चलता है कि अब हमारे पास यूनान तो है, लेकिन छोटे से यूनान से हमारा कुछ नहीं होगा, क्यों ना राज्य विस्तार किया जाए। और उस समय भारत का नाम पूरे विश्व पटल पर गूंज रहा था। क्यों गूंज रहा था? वहाँ पर पूरा का पूरा मौर्य वंश धीमे धीमे आने वाला था। उससे पहले की सत्ता नंद वंश काबिज हो चुकी थी और काफ़ी युद्ध की स्थितियां भारत में बन रही थी। अब चूंकि एक छत्र शासन जो है भारत में नहीं स्थापित हो पाया, इसीलिए सिकंदर महान को ये मौका मिल गया कि क्यों ना भारत पर ही आक्रमण कर दिया जाए। और धीमे धीमे वो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए खैबर दर्रे को उसने पार किया, जिससे पहले उसने बैक्ट्रिया, जो कि अभी के अफगानिस्तान का ही हिस्सा है, उसको हराते हुए उसने काबुल से अपने भारत में एंट्री ली। और उस भारत में प्रवेश करने के बाद उसने आम्भी से आत्मसमर्पण कराया। आम्भी से आत्मसमर्पण कराने के बाद, जो कि तक्षशिला का सम्राट था, वो हाइडेस्पीस, वितस्ता और झेलम के युद्ध में पोरस को उसने हराया। और इस पोरस को हराने के बाद वो 19 माह तक रहा। व्यास नदी उसने पार नहीं कर पाया और उसके बाद वहीं से लौट गया। वहाँ पर उसने सेनापति फिलिप को अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए, निकैया और बहुकेफला, या उसको ब्यूसेफेलस भी कहते हैं। उसकी मृत्यु 323 बीसी बेबीलोन में ही हो गई, जो कि 33 वर्ष की अल्पायु में ही मर गया। उसके शासनकाल में कौन कौन से लेखक आए?
3 लेखक आए थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। नियर्कस, ओनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस, ये तीन लेखक आए थे। और जिस प्रकार से सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था, यहाँ पर उसने अपनी शैली को भी बरकरार किया। और कौन सी शैली? उलूक शैली के सिक्के चलाए और गांधार कला का विकास किया। गांधार कला किसे कहते हैं? गांधार कला में यूनानियों और भारतीयों की जो कला होती है उसका समावेश होता है, इसको गांधार कला भी कहते हैं, क्योंकि उसने गांधार को भी अपने शासन में थोड़ा बहुत तो अपने प्रभाव से छिन्न भिन्न कर दिया था, विक्षिप्त करता था, और साथ ही साथ वहाँ पर अपनी संस्कृति का भी विकास कर दिया। तो वो पूरी भारतीय कला न रहकर वो पूरी यूनानी कला न होकर भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण हो गई। इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है कि गांधार कला किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित हुई, फली फूली? तो आप ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में। और ये कहाँ की कला थी? ये यूनानी कला थी। गांधार पूरी तरह से भारतीय ना होकर भारतीय यूनानी कला हो गई, ये सम्मिश्रण था। दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा था, लेकिन आशा है इस वीडियो से बनने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप प्लीज़ खटाक से लाइक दबा दीजिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।